Hello guys and my all student and other student, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन के में पड़े पड़े लॉकडाउन को कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल करके तो हम लोग क्लास पे आएंगे। पता होना चाहिए अभी हम लोग चौथे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। चौथे लॉकडाउन के तहत हम लोग का आवागमन बंद है। पहला लॉकडाउन अति प्रिय रहा, जिसमें सबको मौका मिला कुछ रेस्ट करने का। सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा हुआ, जो कारगर इंसान थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उस सब कुछ सेकेंड लॉकडाउन में ये लगा कि अब पढ़ाई में कुछ क्षति होगी। हम लोग को भी लगा पढ़ाने में भी अब टाइम देना पड़ेगा, 1 माह का मामला है। लेकिन जैसे ही तीसरा लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन तो झकझोर दिया। और चौथा तो लग रहा है कोर्स वगैरह सब पीछे है, लेकिन ये महामारी के कारण तो जो भी गवर्नमेंट का निर्णय होता है, सब निर्णय होता है, सबको पालन करना है। लॉकडाउन में कुछ हो या ना हो, सबके चेहरा पे चार्मिंग आ गया। मेरे चेहरे पर इतना चार्मिंग आ गया कि खुद अब लग रहा है कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। दैट्स ऑल। क्लास की बात अब स्टार्ट कर रहे हैं। बीते हुए दिन को याद करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि मेरे स्टूडेंट होते थे, कैंपस भरा होता था, कुछ बोलते थे उस पर सवाल जवाब आप लोग का हुआ करता था। हंसते थे, हंसाते थे, पीट भी देते थे, फिर हंसा भी देते थे। वो सब सीन तो एक याद अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए रह चुका है। आज अकेले पढ़ाना होता है, अकेले समझना होता है। ये तो तय है कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो कुछ दिन भी यहाँ पढ़े होंगे, अच्छा खासा मिस करते होंगे, याद करते होंगे। इन तमाम समस्या को ध्यान में देखते हुए दिमाग से हटा करके हम लोग को पढ़ाई की ओर दस्तक देते हैं। चौथा वीडियो में हम लोग जो है ना कुछ सीखे, हेडिंग किए थे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके टॉपिक्स जो थे, टोटल इस कंसंट्रेशन के यूनिट में हम लोग को 9 टॉपिक्स पढ़ना है। सांद्रण कंसंट्रेशन खत्म किए थे, मास परसेंट भी खत्म हो चुका था, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, इसको भी फाइनल कर दिए थे। थोड़ा पार्ट पर मिलियन में एक थोड़ा सा शब्द रखते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। पार्ट पर मिलियन को क्या कहते हैं? पीपीएम बोलते हैं। जैसे ही पीपीएम आया तो वर्ड के साथ ये दिमाग में आ जाना चाहिए 10 to the power 6। तो कुछ दिमाग में रखिए। ये हम लोग के आंतरिकी के यूनिट में मदद देगा। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें जो होते हैं रिएक्शन हुआ करता है, उसमें भी ये पीपीएम का इस्तेमाल होगा। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसका मान कितना होता है? 10 to the power 6। और कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे, ये इतना छोटा, ये ऐसा यूनिट है जिससे बारीकी कण को मापते हैं। किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होता है, इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहीं पढ़ते होंगे, ऐसा कहीं मिल गया पढ़ने के दौरान या एग्जाम में 5.82 ppm जल में ऑक्सीजन का 5.82 ppm घुलित है। इसका अर्थ बताइए, समझेंगे। जल में घुलित ऑक्सीजन है, O2 है ना, जल में ऑक्सीजन कितना है? 5.82 ppm। तो ये सोच लीजिए ppm है तो सॉल्वेंट हो गया जल, घुलित ऑक्सीजन क्या हो गया? सॉल्यूट। मीन्स अधिक है जल और सॉल्यूट के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मान कम है। तो इसका अर्थ क्या होगा? 10 पर पावर 6 इसका मात्रा देखना है। तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? 10 पर पावर 6 में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 5.82। इसको यदि ग्राम में व्यक्त करते हैं 10 to the power 6 ग्राम में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 5.82 ग्राम। तो इससे कल बताए थे, इससे है कठोर जल होते हैं, इसकी कठोरता को मापते हैं। या कोई भी गैस जल में घुले होते हैं, इसकी घुलनशीलता को मापते हैं पीपीएम के द्वारा। अब अच्छी चीज को स्टार्ट करने जाना है, जिससे बहुत अच्छा आंतरिकी मिलेगा। आंतरिकी पर जब हम लोग फोकस करेंगे तो इस आंतरिकी का पहल करते हैं मोलरिटी, जिसका हिंदी होता है मोलरता। और इसका इंडिकेशन होते हैं, शॉर्ट में इसको इंडिकेट करते हैं बड़ी एम से।
पिछले वीडियो को यदि आप देखते हैं अच्छा से तो पिछले वीडियो में जो है ना एक फॉर्मूला दिए थे, उसी फॉर्मूला से थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा। जितना भी ये पॉइंट है ना कोरिलेटेड है, ये पॉइंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड हुआ है। इसमें जो है बेसिकली फॉर्मूला बेसिक याद रखना, उसी पर तोड़ते जा रहे हैं। MOLARITY मोलरिटी। थोड़ा सा यहाँ रोक करके एक एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं। मोलरिटी के बाद तो हम लोग छठा नंबर पर फोकस करेंगे, MOLALITY मोलरिटी, मोलरता। इसको स्मॉल m से बताते हैं। ध्यान देंगे, मोलरता और मोलरता स्पेलिंग में भी लगभग समानता है, थोड़ा फर्क है। इसमें जो है ना वैसे विलयन की शक्ति मापते हैं जो स्वभाव से क्या हो, द्रव विलयन की शक्ति। एकदम बेसिकली दोनों में अंतर भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। मोलरता के द्वारा किस विलयन की शक्ति को मापते हैं, द्रव विलयन की शक्ति को। मोलरता द्वारा क्या करते हैं, ठोस विलयन का शक्ति मापते हैं। इतना तो देख लीजिए, मोलरता बराबर द्रव विलयन, मोलरता बराबर कैसा है, ठोस विलयन। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला ये दिमाग में रखना है। फॉर्मूला में परिभाषा में पहले क्या होगा, द्रव्यमानानुसार। इस मोलरता में परिभाषा क्या हो जाएगा, आयतनानुसार। क्योंकि द्रव विलयन देते हैं क्या देते हैं, आयतनानुसार बताए थे, और ठोस विलयन के साथ क्या होगा, द्रव्यमानानुसार। तो परिभाषा का प्रारंभिक वर्ड स्टार्ट कहाँ से होगा, आयतनानुसार। आयतनानुसार क्यों होगा, इसलिए इससे शक्ति किसका शक्ति मापा जाता है, द्रव विलयन। इसकी परिभाषा का शुरुआती बिंदु क्या हो जाएगा, द्रव्यमानानुसार। क्यों, क्योंकि इसमें किसको मापते हैं, ठोस विलयन को। अब इस फॉर्मूला में पिछले क्लास का भी वही फॉर्मूला आएगा। हर हाल में ऊपर देंगे ग्राम मोल, वहां देते थे मॉलिक्यूल्स ना, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना है, ग्राम मोल बताएंगे भी तुरंत मोल के बारे में। वहां देते थे ग्राम मोल, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूल, उसके स्थान पर ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूल। अब गौर कीजिएगा, इसमें किसको मापते हैं, द्रव क्या वेट दिखाता है कि वॉल्यूम, ये तय है कि वॉल्यूम दिखाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कुंची में लीटर। एक कहानी हो गया। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, लीटर को यदि ml में यदि दिया गया तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कुंची में ml। आप ये जान रहे हैं, लीटर को 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो लीटर को ml में जैसे बदलेंगे, ml जैसे ही दिए, यहाँ क्या करना होगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। बस अंतर यही है। लीटर में यदि आपका क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, ml वही क्वेश्चन चेंज ओवर हो गया, हम लोग को कितना से गुना करना होगा, 1000 से। हम लोग को ज्ञात है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, डिफिनीशन को बात कर लेते हैं। क्या देना है इसमें, द्रव्यमानानुसार कि आयतनानुसार। ये तय है कि ये ब्रैकेट में द्रव विलयन, एकदम याद रखिएगा, आयतनानुसार क्या परिभाषा होगा, आयतनानुसार 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोल को मोलरता कहते हैं। रख लीजिए, मेरे साथ बोलिए 2-4 बार, निश्चित डिफिनेशन लिख लीजिएगा। आयतनानुसार विलय के 1 लीटर, क्या बोले फिर से सुनिए, और यदि लिखना है तो लिख लो कीजिए मेरे साथ। आयतनानुसार विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के ग्राम मोल को मोलरता कहते हैं। अब परिभाषा के ठीक नीचे क्या करना है, एक बार हम लोग बोलते हैं आयतनानुसार विलयन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के ग्राम मोल को मोलरता कहते हैं। परिभाषा यदि लिख लिए होंगे, परिभाषा के नीचे आपको क्या करना है, ये दोनों डेफिनेशन रखना है। यहाँ एक शब्द आया है मोल, बट मोल वेट की याद कीजिए, 11th में हम मोल को रटाइवो किए थे,
इसका फॉर्मूला भी बताए थे और आप लोग को सुझाव के तौर पर रख दिए थे कि मोल का फॉर्मूला याद रखना है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, किसके लिए होगा तो सॉल्यूट के लिए होगा। हर हाल में ऊपर आया है मोल, इसलिए सॉल्यूट पर ये फोकस है। ऊपर सॉल्यूट है, उसका मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल बराबर मास बटे मॉलिक्यूलर मास, मात्रा या द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब देखिए मोल को अक्सर जो है ना फॉर्मूला के रूप में, शॉर्ट के रूप में करते हैं। हम यहाँ मास को छोटी w से इंडिकेट करते हैं, मास को किससे इंडिकेट करते हैं, छोटी w से। मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, कैपिटल M से करते हैं। स्मॉल w बराबर मास हो गया, अब कैपिटल M बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या करते हैं V। अब दिखाइए क्या हो जाएगा, MOLARITY 1 बराबर ग्राम मोल। देखिए मोल प्रतीक्षा कर रहा है W/M का, तो इसलिए क्या होगा W/M बड़ी अपॉन क्या हो जाएगा, अंतिम में क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बराबर कितना होगा। तो इस रूप में छोड़ते हैं तो इन लीटर हो गया, ये लीटर में हम टाइप कर रहे हैं। तो मोलरिटी बराबर बड़ी M होता है, इसी को जाने देते हैं। M बराबर क्या होगा, छोटी W बटे बड़ी M V गुना कितना 1000, ये क्या हो जाएगा इन ml। बहुत अच्छा ये दोनों फॉर्मूला हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला को हमको याद रखना है। आगे जब अंकित हम लोग समय देंगे ना तो अंकित में ये फॉर्मूला उठाएगा, ये तो पूरा हो गया। अच्छा अब बताइएगा एक इसका शब्द होता है यूनिट ऑफ मोलरिटी, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, अच्छा चीज है, नाइन का चीज हम अक्सर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट शब्द होता है। यूनिट ऑफ बड़ी M जिसको मोलरिटी कहते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए खुद से निकाल सकते हैं। ऊपर क्या है मोल, ऊपर है मोल अपन क्या है, यदि लीटर में है तो लीटर या मोल प्रति ml। ऐसा यूनिट है तो लीटर देना है, सीरियस यूनिट है तो क्या करना है, ml देना है, ml देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोलरिटी, इस पे फोकस करते हैं। मोलरता के प्रकार, इसके बेसिकली कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको जो है ना इसके 4 प्रकार पे फोकस करना है। मोलरता के कई प्रकार में से हम लोग को ध्यान रखना है, बस 4 प्रकार में खुद आप लोग जाइएगा। सेमी मोलरिटी, जिसका हिंदी था अर्ध मोलरता, अर्ध मैंने आधा, मोलरता को इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल M से। मोलरता बराबर उससे पहले बोले थे M, सेमी मैंने आधा बराबर M बटे, तो इसी को लिख सकते हैं 10.5 M। सेमी मोलरता का परिभाषा क्या होगा, 1 लीटर विलियन में विलय के 1/2 भाग घुले को, 1 लीटर विलियन में विलय के 1/2 भाग घुलने की कहानी को क्या कहते हैं, सेमी मोलरिटी। डेसी का अर्थ होता है 10, इसका भाग हो जाएगा तो भाग ले देते हैं M/10। सेंटी का अर्थ होता है M/100 और मिली का अर्थ होता है M/1000। तो डेसी में क्या होगा, 1 लीटर बिलियन में घुल का 1/10 भाग को क्या कहते हैं, डेसी। 1 लीटर बिलियन में घुल का 1/100 भाग मैंने 100वां भाग, इसको क्या कहेंगे, मैंने 1/2 भाग, इसको कहेंगे 10वां भाग, इसको क्या कहेंगे 100वां भाग, इसको कहेंगे 1000वां भाग। तो इसका परिभाषा बोल देते हैं, स्लोली आप लोग लिख लीजिएगा। सेमी मोलरिटी अर्ध मोलरता, 1 लीटर बिलियन में विलय के घुले हुए 1/2 भाग को सेमी मोलरिटी कहते हैं। इसको जो हम लोग व्यक्त करते हैं M/2 के रूप में, बड़ी M/2, या इसका मान अथवा करके दे सकते हैं 0.5 M। नेक्स्ट है डेसी मोलरिटी,
देसी दशांक। सेम परिभाषा होगा, 1/2 की जगह कर देना है 1/10 या 10वां भाग। तो इसको सीरियली कर देते हैं। कैसे होगा? 1 लीटर विलयन में घुले विलय के 10वें भाग को 1 लीटर विलयन में घुले सॉल्यूट के 10वें भाग को डेसी मोलरिटी कहते हैं। इसको निरूपित करते हैं m/10 या इसको कर सकते हैं 0.1 m। नेक्स्ट है सेंटीमोलरिटी। सेम परिभाषा हो जाएगा। कैसे करेंगे? एक लीटर विलयन लिखना है आप लोग को। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के 100वां भाग को सेंटीमोलरिटी कहते हैं। इसको व्यक्त करते हैं m/100 या 0.01 m से। और लास्ट है मिली मोलरिटी। इसमें डिफिनेशन हो जाएगा विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के 1000वां भाग को मिली मोलरिटी कहते हैं। इसको व्यक्त करने का तरीका है m/1000 या 0.001 m हो जाएगा। तो मोलरिटी तो खत्म कर दिए। 2 फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले दिए थे, ये फॉर्मूला आगे काम देगा। इसको थोड़ा रिमेंबर करके कॉलम में घेर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं छठा भाग, जिसका नाम होता है मोलरिटी। ये तो तय है मोलरिटी किस विलयन की शक्ति को व्यक्त करता है। तो हम लोग को याद है कि ठोस विलयन। इससे पूर्व इसका फॉर्मूला यदि बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। गौर कीजिए MOLALITY, बस वहाँ RITY था, यहाँ LITY है। सेम वही हो जाएगा ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ क्या है, सॉलिड है ना। सॉलिड में द्रव्यमान और सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, वेट में व्यक्त करते हैं। क्या हो जाएगा, वेट। और वहाँ सॉल्यूशन देते थे, इसके सर्विस सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनक्वेंची में kg। ये लाइन को याद रखिएगा, थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तक जो भी हम लोग देखे थे उसमें सॉल्यूशन था, यहाँ किसका वेट तय करना है, तो सॉल्वेंट का। किसमें, इन kg में। अब उसी तरह की बात मोलरिटी बराबर ग्राम में रखते हैं, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इनक्वेंची में ग्राम में। इसके लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा। आप लोग गौर कीजिएगा, पूर्व वाला फॉर्मूला में भी मोल था, फिर मोल आया। इसका अर्थ है इसको आगे ड्राइव करने से पहले हम लोग को मोल निकालना होगा। क्या करेंगे, मोल बराबर क्या, अभी तुरंत बताया, छोटी w बटे बड़ी है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसी वहाँ छोटी w की रिपीट किया, यहाँ बड़ी w दे देंगे, कर दिए ना। तो फॉर्मूला बैठेंगे तो इसका इंडिकेशन मोलरिटी का स्मॉल m होता है, बगल में हम लिख चुके हैं, इसको देख लीजिए। छोटी m जो मोलरिटी को बताता है, क्या हो जाएगा, छोटी w बाय क्या हो गया, बड़ी m बटे बड़ी w। एक बार और रिकैप कर देते हैं, छोटी w बटे बड़ी m गुना बड़ी w इनक्वेंची में kg में। एक फॉर्मूला kg के लिए तैयार हो गया। दूसरा छोटी m बराबर क्या होगा, छोटी w बड़ी m गुना बड़ी w इंटू कितना हो जाएगा, 1000। ये किसमें होगा, इन ग्राम। ये आधार को दिमाग में रख करके इसका डिफिनेशन हम तुमसे पहले ड्राइव कर दिया। आपको करना क्या है, ये हेडिंग बनाइएगा मोलरिटी, मोलकता। इंडिकेशन क्या है, छोटी है, समझ रहा है ना। इंडिकेशन क्या है, छोटी है। इसमें किसको मापते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन को।
बोलिए कुछ तब ना हम भी समझेंगे। दुइये को भी जानते हैं, बोलिएगा तब ना भूख लगेगा कि हाँ मेरा दुइये स्पिरिट गेन कर रहा है, तो बाकी सब मेरा बच्चा गेन करेगा, जितना भी देखेगा नहीं यूट्यूब सब गेन करेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में फंस गए हैं और कहीं है जिसको पता नहीं, हम थोड़ा वीडियो डालने में लेट कर दिए, कुछ घरेलू काम था उसमें थे, तो आपस में शेयर कर दीजिएगा, आपस में सब साथी को बोल दीजिएगा कि भानु सर का वीडियो है ना, आज 5वां वीडियो डाले हैं, तो सेंसिटिव हो करके शुरू से वीडियो देखना है, समझे आप। सबको दोस्त लोग को बता दीजिएगा कि सर बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे वीडियो देख, और एक एक वीडियो को देख करके स्लो क्लिक करके सबको फेयर में करते जाइएगा। नोट्स वगैरह सब जहाँ तक है, लॉकडाउन खत्म होता है, क्लास यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बोलेंगे, निश्चित तौर पर वीडियो आप लोग देखें, निश्चित तौर पर क्या है नोट्स में जो भी होगा हम लिखा देंगे, वैसे कह रहे हैं, लेकिन कब तक में ये खत्म होता है ये अनिश्चित है। हम लोग तो दुआ करते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी हो, जल्द से जल्द ये क्लियर हो जाए। टीचर भी भूखा है बच्चा भी टीचर का वेट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, आती है इसकी डिफिनीशन पे, मोलरिटी जिसको कहते हैं मोलरता, क्या देना है परिभाषा से पहले, ठोस है तो द्रव्यमानानुसार, अच्छा सीखिए, मोल जहां द्रव्य का बात बोलेंगे आयतनानुसार बोलना, और सॉलिड की बात होगी द्रव्यमानानुसार। द्रव्यमानानुसार 1 kg या 1000 ग्राम, एक बार और बोलते हैं, हम ये सोच के स्लो बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ लिख रहे हैं, क्या बोलिएगा, द्रव्यमानानुसार 1 kg या 1000 ग्राम विलायक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट, विलय की मात्रा को मोलरिटी कहते हैं। द्रव्यमानानुसार 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल्स को मोलरिटी कहते हैं। इसको छोटी m से व्यक्त करते हैं और इसके द्वारा सॉलिड सॉल्यूशन की शक्ति को मापा जाता है। इतना परिभाषा लिखेंगे, यहाँ से आपको जो फॉर्मूला जूम करके ड्राइव कर लेना है। तो लगातार 2 फॉर्मूला दे चुके हैं, अब बारी आता है 7वें नंबर का। 7वां नंबर आपको पता है नॉर्मलिटी है, क्या है, नॉर्मलिटी है। इसको इंडिकेट करते हैं नॉर्मलिटी, सामान्यता इंडिकेट करते हैं एन से, इसे इंडिकेट करते हैं एन से, बोल दीजिए वीडियो में, इसको इंडिकेट करते हैं एन से। एक चीज इसको जो है ना आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा है ना ब्रेक करते हैं, आगे बढ़ाने से पहले ब्रेक करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग को करना है एक नया पॉइंट, समतुल्य भार, जिसकी अंग्रेजी को जानते हैं इक्विवेलेंट वेट, जिसका इंडिकेशन होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को बताने से पहले एक नया वर्ड का सामना हम लोग करना है, समतुल्य भार, अंग्रेजी होता है इक्विवेलेंट वेट, इसको शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं ई से। नाम से तोड़ते हैं, नाम से सीखते हैं। समतुल्य, सम मैंने बराबर, तुल्य मैंने तुलना करना, किसी से तुलना जो करके किसी के रिस्पेक्ट में तुलनात्मक जो भार निकलता है इसी को कहते हैं समतुल्य भार, मैंने इक्विवेलेंट वेट। आप मोल कंसेप्ट 11th के चैप्टर में पढ़े होंगे। बेसिकली 3 परमाणु का तुलना होता है, बेसिकली 3 परमाणु, जिसमें पहला परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। बैक क्लास को थोड़ा दिखा रहे हैं। 11th के मूल कंसेप्ट में हम लोग ये 3 परमाणु को बेसिक परमाणु मानते हैं
और इसका बेस, इसको बेसिक परमाणु मान करके इसके रिस्पेक्ट में बाकी परमाणु का तुलना करके जो भाग निकलता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन के बारे में 8 जानते हैं, क्योंकि इसके परमाणु द्रव्यमान 16 होते हैं, उसमें 2 से भाग दीजिए 8, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकाल देते हैं, रुकिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, अर्थात हाइड्रोजन के केस में क्या होगा 1। ऑक्सीजन का सब जानते हैं 16 परमाणु, एटॉमिक मास कितना होता है 16, इसका संयोजकता होता है +1, इसका -2 इसका होता है, तो 2 से भाग दे देना 8 बार। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इसमें आदिश कितना होता है -1, अर्थात 1 से भाग दे देंगे, कितना हो गया 35.5 हो गया। क्या बोले, संतुलित भार के लिए याद रखिएगा 3 बेसिक परमाणु है, इसी तीनों परमाणु की तुलना में बाकी परमाणु का जो भार निकलता है, तुलनात्मक भार हम लोग निकालते हैं, वो समतुल्य भार होता है। हाइड्रोजन के बारे में जब बोलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा समतुल्य भार के केस में 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन में कितना 8, इसको हम बोर्ड क्लियर करते हैं। अब क्लोरीन के केस में कितना होगा 35। तो इस आधार पर इसका परिभाषा भी बनता है, पहले फास्ट में बता देते हैं, बाद में स्लो बोलेंगे। यह हेडिंग के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। भार, भार शब्द एक अंक को बताता है, एक संख्या को बताता है। तो कैसे बोलेंगे, किसी तत्व का समतुल्य भार एक संख्या होती है जो यह स्पष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8वां भाग से और क्लोरीन के 35.5 भाग से कितना अधिक है, या हाइड्रोजन के 1 भाग से ऑक्सीजन के 8वें भाग और क्लोरीन के 35वें भाग को कितना विस्थापित करती है। ये भार जो होता है ना, इसको समतुल्य भार कहते हैं। ये तो एक तत्व की कहानी में, इसका जरूरत नहीं है। इसमें जो है ना समतुल्य भार में मेन एसिड और बेस काम करता है। तो एक कॉलम बोल देते हैं एसिड का, ये सब स्टोर कर लीजिएगा वीडियो को स्लो करके। एसिड और बेस हम बताएंगे एसिड के बारे में। एसिड का बहुत अच्छा पहचान है, प्रायः जो है ना एसिड का स्टार्ट होता है, प्रायः हम बोल रहे हैं, सबका नहीं सकता आगे, एस से जो कंपाउंड स्टार्ट होता है वो एसिड होता है। जैसे HCl एसिड है, H2SO4 क्योंकि S से स्टार्ट हो रहा है, एसिड है, H3PO4 और सभी है। ये तो इनऑर्गेनिक एसिड हुआ, इसके अतिरिक्त भी फॉर्मिक एसिटिक एसिड सब होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड, उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। बताइए तो इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 1, ये किसी क्षार से प्रतिक्रिया करेगा, इससे 1 ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो 1 हाइड्रोजन है। तो ये अम्ल है, अम्ल की क्षारीय क्षमता कितना होगा 1, इसका कितना होगा 2, इसका कितना होगा 3। तो क्या किए फिर से बता देते हैं, समतुल्य भार। इससे पूर्व जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के सापेक्ष किए, खास करके नॉर्मेटिव में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका जो जरूरत कहानी है वो एसिड बेस से जुड़ा हुआ है। एसिड को पहले हम लोग पहचानने के लिए सीखेंगे। जहां कंपाउंड का स्टार्टिंग एस से हुआ वो अम्ल है, और जिस कंपाउंड का स्टार्टिंग में अम्ल वो एस से होता है। किससे होता है, ओ एस से, वो बेस है। CaOH2 AlOH3 NH4OH, ये सब क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि इसका अंत क्या है OH, अंत क्या कैरी कर रहा है OH, और ये अम्ल है, क्या है, एक और दे देते हैं HNO3, ये अम्ल है, क्या है, इसका स्टार्टिंग क्या है H। तो H को देखिए, यहाँ से पहले की स्थिति में 1 है तो 1 दिए, दूसरी स्थिति में क्या है 2 है तो 2 लगा, तीसरी स्थिति में 3 दिए, और इसमें देखिए HNO3 एक ही H है ना। अब देखिए इसकी शक्ति, अम्लीय क्षमता इसका देखते हैं। इसके अंत में क्या है, OH 1 संख्या में है, इसके अंत में OH कितना है 2 संख्या में, इसके अंत में OH कितना है 3 संख्या में, इसके अंत में OH 1 संख्या में है। अब देखिए इसका समतुल्य भार कैसे मिलेगा। आणविक द्रव्यमान को कुछ देर पहले बोले थे बड़ी है, विस्थापित H की संख्या 1 अभी हम कर देते हैं, बाकी आप बैठे भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना 35.5 अपन कितना होगा 1 बराबर 36.5 निकलेगा इसका। उसी तरह से पूरे द्रव्यमान को क्या करते हैं, M मान लेते हैं, कितना से भाग देगा 2, इसका एडिशन करेंगे 98 होगा, बाई कितना 2 हो जाता है, इसका कितना निकलेगा 49। इसमें देखिए H3 इसका M कितना निकलेगा, M बटे कितना दे देंगे 3, गौर कीजिएगा, इसका भी M निकालिएगा 98 ही होना चाहिए, एक बार लिख लेते हैं
हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 21, 16 चौके 64, 4 1 5 3 4 4 8 हो गया। ठीक है, 98 ही होगा। इसमें कितने से भाग देंगे आप? 3 से। तो 3 दिया 9, 3 दूनी 6, बच गया कितना? 2, 6 3 18। इसका होगा m/1 अर्थात कितना? 63/, इसका जो लिखा 63 आएगा/1 बराबर है। तो ये 4 हमने दिए, 4 का समतुल्य भाग रफली बता दिए। HCl का कितना होता है? 36.5, H2SO4 का 49, H3PO4 का क्या होगा? 32.6 और HNO3 का क्या होगा? 63। अब यह छात्र NaOH कितना है? 1 दे दिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट को m मान लेते हैं बटे 1, इसका जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? सोडियम का 23, टोटल जोड़िएगा 40/1 हो जाएगा, 1 40 हो जाएगा। उसी तरह से संरचनात्मक का जोड़िएगा, बैक्टीरिया इजी काम है। m बटे यहाँ कितना? 2, यहाँ कितना होगा? m/2 में m/, कितना हो जाएगा? 1। ये समतुल्य भार हुआ। तो अम्ल का समतुल्य भार क्या है? उसकी क्षारीय क्षमता के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्षार का समतुल्य भार क्या होता है? अम्लीय क्षमता द्वारा व्यक्त करते हैं। आज के एपिसोड में बुआ यही बताया है, बाबू यही बताया है। मन से प्लीज पढ़िए, लॉकडाउन है, हम जान रहे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत घूमते होंगे, प्लीज एग्जाम भी होगा। लॉकडाउन जो भी हो, 1-2 महीना से बढ़ भी जाएगा एग्जाम, लेकिन एग्जाम आपका होना ही होना है। मेरा रिक्वेस्ट है, पढ़िए, घर के माया मोह से थोड़ा सा हट के क्लास कीजिए। हम बताए थे NCERT की किताब निश्चित ले लीजिए, लिए होंगे हम तो क्लास आवर में ही सबको दबाव दिए थे। इंटर स्टैंडर्ड का एक सरल बुक है ABC ले लीजिए, कुछ सेल्फ स्टडी कीजिए, या नहीं तो फिर दिनेश का ले सकते हैं। कई बुक है लेकिन उतना हाई फाई नहीं लेना है, क्योंकि मेरा वहाँ गाइडलाइन नहीं है, इसलिए बड़ी बुक मत लीजिए। ABC NCERT का क्वेश्चन आंसर देखिए, ABC का थ्योरी देखिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं मेरा ये नोट्स देखिए। ये तीनों चीज़ है। तो बेस्ट ऑफ लक हर वीडियो में कहते हैं, ताकि आप मेरे आवाज़ को सुन के मन से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो अगले दिन हम डाल रहे हैं।